के जरूर जाएं और इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो उन पार्ट्स को भी आप जरूर देखते हुए चलिएगा। वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? तो तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है दोस्तों क्या? प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों तृष्णा जो है वह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या? तृष्णा। आ की मात्रा आ रही है आपकी द्विज, युगावतार और शिष्टाचार, ये आपके दोस्तों पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभ्र, व्योम, अनंत या फिर दृग? तो आकाश का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से दृग नहीं है, जबकि अभ्र, व्योम, अनंत, आसमान ये सभी हमारे आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक क्या है? निपात अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है या फिर क्रिया विशेषण अव्यय है? तो ध्यान पूर्वक दोस्तों इसमें से क्या है आपका? क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या? ध्यान पूर्वक। कैंची शब्द किस भाषा का है? तो कैंची शब्द दोस्तों आपका तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। छठे प्रश्न की बात करते हैं कि दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दारुण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों क्या आपका? भयंकर। दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। अगला प्रश्न है सातवां, अन्वय शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो अन्वय शब्द का जो संधि विग्रह होगा दोस्तों आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनु धन ऐ। ठीक है, तो अन्वय, तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है? तो भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं या शब्दों के अर्थ को परिवर्तन करते हैं वह हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। और यहीं शब्द के आदि में जुड़कर लिखा होता तो आंसर हो जाता दोस्तों क्या? उपसर्ग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? प्रत्यय, क्योंकि अंत में जुड़कर जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों की विशेषता बताते हैं, वह हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम फास्ट फॉरवर्ड टाइम में क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट अपने अलग वीडियोज में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी जो पोस्टमार्टम क्लासेस वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस में आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1957 में दोस्तों विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत होती है। कब? 1957 में। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि कवियत्री महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो कवियत्री महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था दोस्तों कब? 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। और ये प्रमुख रचना जो हमारे लेखक हैं और इनकी रचनाएं जो यूके ट्रिपल एस ने गद्य एवं पद्य वाले सिलेबस में आपका दिया है साहित्य वाला, वो वाली वीडियोज भी आप देख लीजिएगा, वो भी मैं आपको बना चुका हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो आलोक का विलोम होता है दोस्तों क्या? अंधकार। अंधकार होता है आलोक का विलोम। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ होता है कि रहस्य की बात जानना। उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेना कहते हैं ना, कि रहस्य की बात जान लेना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रामायण, दिल्ली, यमुना या किताब? तो इसमें से दोस्तों आपकी किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। किताब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जबकि किताब क्या है दोस्तों आपकी? यह जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आती है, जबकि रामायण, दिल्ली, यमुना व्यक्तिवाचक संख्या है। अनुशासन शब्द है, तो अनुशासन शब्द जो है दोस्तों ये क्या है आपका? यौगिक शब्द है। क्या? अनुशासन यौगिक शब्द है। 15वां प्रश्न है कि दाजू किसकी रचना है? तो दाजू दोस्तों शेखर जोशी जी की रचना है। दाजू किसकी? शेखर जोशी जी की। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें दोस्तों वह है आपका क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है वह। यह वह हमारा मेनली निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चमाचम शब्द है, किस भाषा का शब्द है चमाचम दोस्तों? तो चमाचम आपका देशज भाषा का शब्द है, यानी कि देश में ही जन्मा हुआ। अगला प्रश्न है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, तो ये जो आपका वाक्य हो जाएगा दोस्तों ये है सरल वाक्य। क्या? सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा को होने का गौरव प्राप्त हुआ था दोस्तों ऐसे 19 सितंबर 1949 को, 1949 को, लेकिन आयोग ने यहाँ पे 1949 ऑप्शन में नहीं दिया था और आंसर माना गया था 1950। तो आप ये दोनों ही याद रखेंगे कि हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था? 19 सितंबर 1949 को। ठीक है, और इसी कारण 19 सितंबर को दोस्तों क्या हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1950। अगला प्रश्न है, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो मोहन ने केला और संतरा खाया, यह आपका विधिवाचक वाक्य है। कौन सा? विधिवाचक वाक्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो आपका बंटी जो है दोस्तों यह मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। किसका? मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ या मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। तो शुद्ध वाक्य का आपको इस चीज़ से चयन करना है। तो मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो कुकुरमुत्ता के जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है? हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है क्या? कुकुरमुत्ता। बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में भी पूछी गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो सरोज, अम्बुद, नीरज या फिर जलज। तो कमल का पर्यायवाची दोस्तों इसमें से अम्बुद नहीं है, क्योंकि अम्बुद बादल का पर्यायवाची, जबकि सरोज, नीरज और जलज हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है? तो पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार है कौन? मनोहर श्याम जोशी जी। कौन? मनोहर श्याम जोशी जी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली निम्न में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली या जिसे हम कौरवी भी कहते हैं दोस्तों, यह पश्चिमी हिंदी की उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है क्या? खड़ी बोली या कौरवी। कब कब है इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऐ दोस्तों आपका इसमें से क्या है? मूल स्वर नहीं है। ऐ क्या होता है आपका? दीर्घ स्वर या फिर संधि स्वर होता है। अगला प्रश्न है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टिप्पण का दोस्तों मुख्य उद्देश्य होता है मामलों का नियमानुसार निपटाना, यानी कि मामलों को निपटाना आपका टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है। देवनागरी लिपि किस अधिकांशतः मानी जाती है क्या? वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मानी जाती है दोस्तों देवनागरी लिपि, ठीक है। और वर्णनात्मक अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप अक्षरात्मक को भी सही कर सकते हो। वर्णनात्मक या अक्षरात्मक मानी जाती है क्या? देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उस पत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? सरकारी पत्र कहते हैं। यानी कि ऐसे पत्र जो विभिन्न विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेश सरकारों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संस्थानों तथा व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र कहलाते हैं। और दोस्तों जो हिंदी की हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज हैं वो मैंने आपको दी हुई हैं, तो उन क्लासेज में मैंने आपको पत्र लेखन की 4 या 5 वीडियो बना के दी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपका पत्र लेखन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और जितने भी ये प्रश्न हैं, इनका जो भी कॉन्सेप्ट है, ये मैं सारा आपको करवा चुका हूँ इससे पुरानी वीडियोज़ में और बहुत डिटेल्स में। इसीलिए आपका एक टेस्ट के बेसिस पे आज का ये पेपर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, जिनमें से कौन सा एकार्थी शब्द है? ठीक है, कर, गंगा, गुरु या फिर धन। तो कौन सा एकार्थी शब्द है दोस्तों इसमें से आपका? गंगा इसमें से क्या है? आपका एकार्थी शब्द है। और एकार्थी शब्द के बारे में आपको याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे, सभी आपके एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 या 5 भेद माने जाते हैं। कौन-कौन से होते हैं? उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में एक संकर को भी माना जाता है। अगला प्रश्न, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होता है क्या? इति धन आदि, इत्यादि। और यहाँ पे क्या होती है? यण संधि होती है इत्यादि में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अंत्याक्षरी इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है अंत्याक्षरी, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। अगला प्रश्न है समाचार लेखन की सबसे प्रभावित व प्रचलित व लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली मानी जाती है दोस्तों कौन सी? उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। वहीं कहानी लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी होगी? वो होगी सीधा पिरामिड शैली, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली आंसर हो जाएगा आपका। राजभाषा का प्रयोग मुख्य क्षेत्र क्या है? मतलब राजभाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में या सभी जगह? तो उपयुक्त सभी में दोस्तों हमारा राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है, ठीक है। हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी को भी राजभाषा का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? खेत, दाहिना, आज्ञा या फिर विज्ञान। तो तत्सम, तत्, धन, सम, संस्कृत के समान जो है, तो इसमें से दोस्तों जो आपका आज्ञा है, ये क्या होता है आपका? तत्सम शब्द है क्या? आज्ञा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, कठोर होकर भी सहृदय बनो। तो संयुक्त वाक्य दोस्तों आपसे इसमें से पूछा गया है, तो इसमें से आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ये क्या आपका संयुक्त वाक्य है और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाक्य के जो रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक प्रश्न इसमें से या फिर रचना के जो हमारे शब्द के अर्थ के आधार पर 8 भाग होते हैं वाक्य के, वो 8 भागों में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है हर पेपर में, ठीक है। तो अच्छी तरीके से करके जाना है इसको। अगला प्रश्न है किस भारतीय कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा दोस्तों किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न है बर्बाद होने पर भी अहंकार बना रहना
के लिए सटीक लोकोक्ति आपकी क्या होगी? खिसियाई बिल्ली खंभा नीचे, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, नेकी कर दरिया में डाल, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। तो बर्बाद होने पर भी अहंकार नहीं गया या अहंकार बना रहा कि सटीक लोकोक्ति है क्या? रस्सी जल गई परंतु ऐठन नहीं गई, रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गई। ठीक है, तो 40 प्रश्न हमारे हो गए हैं। अगला हमारा 41वां प्रश्न है कि छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसलिए से जहां पर भी हमारा वाक्य जुड़ता है तो वो भी हमारे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है दोस्तों क्या? हमारी हिंदी भाषा, जो कि हमारी राजभाषा भी है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होता है? तो वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध शब्द आपका क्या? उज्ज्वल। दोनों जय आधे आते हैं दोस्तों, दोनों जय आधे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम कहाँ लिखा जाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेक्षक का नाम और पदनाम दोस्तों बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है। मैंने आपको बताया भी था, वो आप फॉर्मेट देख लीजिएगा पत्र लेखन वाला, वहां पे सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है ईमेल किस जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल दोस्तों हमारा क्या? आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है क्या? ईमेल। ठीक है, ईमेल जनसंचार के हमारे मुख्यतः 3 माध्यम दोस्तों माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मौसेरा भाई। तो देखिए मौसेरा भाई संबंध बता रहे हैं ना, तो संबंधवाचक क्रिया संज्ञा विशेषण का उदाहरण क्या? मौसेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए। जो शब्द लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें दोस्तों कहते हैं क्या? अभिकारी शब्द। और जो भी शब्द लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? अभिकारी शब्द। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कुशासन में कौन सी संधि होगी? कुश धन आसन, कुशासन। तो यहाँ पे दोस्तों अधन और आ बराबर आ हो रहा है, तो दीर्घ संधि यहाँ पे हमारी हो जाती है कुशासन में। ठीक है, कौन सी? दीर्घ संधि। अगले प्रश्न की बात करते हैं नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो नीलिमा, इमा, लिमा, नी या मा। तो सरल सा प्रश्न है दोस्तों, नीलिमा में जो आपका प्रत्यय प्रयोग होगा वो होगा क्या? इमा प्रत्यय। क्या? इमा। नील इमा, नील धन इमा, नीलिमा। अगला प्रश्न है पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होता है दोस्तों आपका क्या? परवर्ती। क्या? परवर्ती। अगला प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, देश भर में यह बात फैल गई, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, या न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो अशुद्ध वाक्य का दोस्तों इसमें से आपको चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था वहां पे बहुत से पक्षी बहुत से पक्षी और पशु, या फिर ऐसा होना चाहिए था कि पक्षी उड़ते हुए और पशु चरते हुए दिखाई दिए। ठीक है, बाकी जो हमारे 3 वाक्य हैं वो शुद्ध है कि देश भर में यह बात फैल गई, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, और न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्रिया के सही भेद क्या होते हैं? क्रिया के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मैंने आपको बताया था ABC किसकी? पूर्वी हिंदी की बोलियां के अंतर्गत आते हैं क्या? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तमाल, हई, जम्बुक या फिर वायस। तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है दोस्तों आपका क्या? हई। ऑप्शन नंबर बी, हई आपका क्या होता है? घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अगला 55वां प्रश्न है पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों क्या? पारपत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें से मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। किसका? मतवाला का। अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों 57वां कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिए जाते हैं। इन राय, मंतव्य और आदेश निर्देश को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दोस्तों क्या? टिप्पण कहा जाता है इनको। क्या? टिप्पण। और टिप्पण का सामान्य अर्थ क्या होता है? मामलों का निपटारा करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो वो और फो ये हमारी क्या होती है? दंतोष्ठ ध्वनियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो यशोधर बाबू आपका सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगला और आज का दोस्तों हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को आपका अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। और ये दोस्तों जो 60 क्वेश्चन हैं ये अभी यूके SSSC के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यही पैटर्न